Hello everyone. Good morning to all of you. And इस वीडियो में इस वाले सेशन में मैं फिजिक्स आप इस वाले सेशन में तो इस वीडियो में आप फिजिक्स को देख लेंगे, ठीक है। जो फिजिक्स के क्वेश्चन है उसके जो सॉल्यूशन है वो इस वाले वीडियो सेशन में है, तो आप इसको यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। एंड कुछ टेक्निकल ग्लिचेज की वजह से वो वाली वीडियो हमारी है ना आधे पर जाकर के थोड़े से रुक गए थे, कुछ टेक्निकल एरर आई थिंक मेरे ख्याल से। बट एनीवे, तो आपको इसका स्ट्रेस नहीं लेना है। फिजिक्स का आपका पूरा सॉल्यूशन जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 30 से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, सेक्शन सी फिजिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। आप अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते चलेंगे ताकि आपका भी रिवीजन हो अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं शिवा वाज मेकिंग नोट्स and he wrote down the following statement from his understanding of reflection from curved surface। पहला कह रहा है concave mirror can produce both real and virtual images depending on the position of the object। सेकंड कह रहा है convex mirror always produce real inverted image regardless of the object position। and थर्ड कह रहा है in both concave and convex mirror the image location can be determined using the mirror equation 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f, where f is the focal length, v is the image distance and u is the object distance। तो देखो, जो भी आपके पास स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। दोनों ही मिरर में अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका कॉनकेव वाला, ये रहा आपका कॉन्वेक्स वाला। तो कॉनकेव मिरर वैसे तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन एक केस ऐसा होता है कॉनकेव का, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो आपका इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। और बाकी कॉन्वेक्स में हमेशा कैसा इमेज बनता है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। अब पहला स्टेटमेंट को अगेन देखेंगे, कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड, ना भाई, रियल और इन्वर्टेड तो कॉन्वेक्स में बनती ही नहीं है, वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इन बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द मिरर इक्वेशन 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f, where f is the focal length, v is the image distance and u is the object distance। So first and third is the correct answer। Going to the next question। Next, question number 31. Choose the correct option from the below which explain the reason for us to perceive the day sky as blue। ध्यान देंगे यार, यहाँ पे कह रहा है कि as sunlight passes through the atmosphere, जब हमारा सनलाइट एटमोस्फेयर से पास करता है तो जो हमारी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, लाइक ब्लू कलर, है ना, ब्लू कलर की वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ लाइक ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन द अदर कलर। एकदम सही बात है कि जैसे जिसका वेवलेंथ कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। जैसे प्रिज्म वाला होता है, प्रिज्म में क्या होता है, व्हाइट लाइट पास करती है प्रिज्म से तो वो 7 कंपोनेंट ऑफ कलर में ब्रेक होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आप देखोगे रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है। और फिर वायलेट के बाद देखोगे तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो ब्लू की भी वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। अगर उसका वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा, और रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग कम है। तो उस बिहाफ पे तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका कैसा है, ये तो सर सही हो गया। दूसरा, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली, नहीं, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड एंड ऑरेंज स्कैटरिंग मोर देन, नो, the atmosphere contain blue colored particle that give the sky, no। तो first is the right answer। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26, द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी। इमेज इंफिनिटी पे नहीं बन रहा। देखो यार, मिरर के ऑप्टिक्स के जितने भी सवाल होंगे
मिरर इक्वेशन पे, लेंस इक्वेशन पे। इसमें दो बातों का आप ध्यान रखेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय साइन कन्वेंशन को लगाना नहीं भूलेंगे, और दूसरा यूनिट का खास ख्याल रखेंगे। अगर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सब कुछ सेंटीमीटर में, मिरर में ले रहे हो तो आप सब कुछ मीटर में लोगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका पोल है, ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम सारा डिस्टेंस मिरर में कहां से मेजर करते हैं, पोल से। तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 26 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ यानी कि पोल से फोकस का डिस्टेंस कितना है, 26 सेंटीमीटर है। मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था कि अगर ये आपका मिरर का पोल है तो इसके इधर में लेफ्ट हैंड में जो भी आएगा वो निगेटिव होगा, चाहे वो u हो, v हो या f हो, और राइट साइड में जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा, चाहे वो u हो, v हो या f हो। अब मिरर इक्वेशन हमने यूज किया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू कितनी थी, आप यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में तो -26, f इधर राइट साइड में है तो +26, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, आप उसको उधर ले गए तो 1/26 प्लस 1/26 1/13, इसका रेसिप्रोकल करो, चूंकि ये तो 1/v आया है, बट हमें v बताना है, उल्टा किए तो कितना आ गया, +13 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली इंफिनिटी पे तो नहीं बन रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। फॉर अबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन दिस v गिव्स इंफिनिटी, इस केस में v इंफिनिटी तो नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में v की वैल्यू कितनी आ रही है, +13, तो हमारा ये वाला गलत हो गया। तो a इज राइट और असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, तो 32 का हो गया C। नेक्स्ट वो सेमी क्वेश्चन था। ओके 33 में देखो, 33 में कह रहा है कि द अबव इमेज शोन द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहला, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सो स्कीमेटिकली एज ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको जो है दिखाया गया है in the image, and second, based on the measurement given in the image calculate the focal length of this। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से लाइट रे आ रही है और लाइट रे जो है वो डाइवर्ज कर रही है ना, देयर इज अ डाइवर्जेंट, सॉरी, ये डाइवर्ज कर रही है और एक यहाँ से पास की, और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे इमेज बन रहा है। लेकिन आप ध्यान दो, ये पीछे डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है पूरा, इसका मतलब है कि जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे इमेज वर्चुअल बन रहा है, लाइट रे डाइवर्ज भी कर रही है, तो यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो लेंस यूज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कॉन्केव लेंस यूज हो रहा है। दूसरी चीज, अब देखो यार, अगर ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे कॉन्केव लेंस है, तो इससे अगर आप पीछे जाओगे तो इधर पूरा लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इधर राइट हैंड साइड है। तो आप अगर देखोगे तो यहां से जहां तक ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर है, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -20। यहां से v जहां पे इमेज बन रहा है तो v कितना है, -10 हो गया विद साइन कन्वेंशन। तो आप लेंस इक्वेशन यूज करोगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आप डेटा को सब्सटीट्यूट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू आ रही है माइनस का 20 सेंटीमीटर, आना भी चाहिए था। इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इस साइड, तो इसका फोकल लेंथ भी किधर होगा, लेफ्ट में ही होगा, तो माइनस में आना चाहिए था। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे, ये एक सर्किट डायग्राम गिवन है, इसमें आपसे दो सवाल पूछा, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है और दूसरा ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि 4 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। देखो, जब भी सर्किट का सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है, तो जब भी अगर सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसमें क्या करना है कि आप ये देखो कि कहां तक करंट सेम जा रहा है। किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये सीरीज में है या पैरेलल में है, तो उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस आप अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल बैटरी कनेक्ट कर लिया करो और वहां के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कराओ। वो करंट फ्लो होते होते जहां तक सेम जा रही है वहां तक का पार्ट सीरीज में है, और जहां से करंट डिवाइड हो रही है वो वाला आपका हिस्सा किसमें है, पैरेलल में है। अब जैसे यहाँ पे देखो, मान लो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली, ये करंट यहाँ गई, यहाँ आके करंट दो जगह डिवाइड हो गई, फिर यही करंट आगे जाके इसमें चली गई। तो जहां पे करंट का डिवीजन हुआ जिस ब्रांच में, वो पैरेलल में हो गया। आप देखो, मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से ये करंट निकली, यहाँ पे आके दो जगह डिवाइड हुई, फिर यही करंट यहाँ आगे आके ऐड होगी और इसमें चली गई। तो आर इक्विवेलेंट हम कितना निकाले हुए हैं,
तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2, ये सॉल्व हुआ, R इक्विवेलेंट आ गई 4 ओम। ठीक है, अब हमने वापस सर्किट को रिड्यूस करके यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, ये वाला 4 ओम है और इन दोनों का इक्विवेलेंट वाला 4 ओम यहाँ है, दोनों अमीटर है, सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मुझे 4 ओम में कितना करंट जा रहा है ये बताना है, तो सबसे पहले हम इसमें टोटल करंट बना लेंगे। तो एज वी नोडेड V इक्वल टू वाई है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, V बाई आर टोटल। V कितना है 8 और R टोटल कितना है 8, तो करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। यानी कि इस सर्किट से, इस रेजिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का। सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इज 1 एम्पियर। उसी का और वाला सेक्शन है, देखो यार, और वाले पार्ट में कह रहा है स्टडी द सर्किट एंड फाइंड आउट करंट इन द 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है ये बताना है, और दोनों आमीटर की रीडिंग में कितना डिफरेंस होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हमने सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब करंट यहाँ आएगी तो दो जगह डिवाइड होगी, कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें जाएगा। तो जो करंट यहाँ से जाएगा वो चल के यहाँ तक आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, फिर दोनों ऐड होकर इसमें चला जाएगा। तो आमीटर में करंट यहाँ से ऐसे गई, फिर यही करंट 12 ओम में गया, फिर यही करंट यहाँ आके A2 में गई और वापस बैटरी को मिल गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दोनों 24 पैरेलल में है इसका हम प्रॉपर R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ गया 12 ओम। वापस से हमने सर्किट को रीड्रॉ किया, ये 12 ओम जो ये 24 और 24 के पैरेलल वाला 12, ये जो सर्किट में 12 गिवन था वो दोनों आमीटर ये हमने कनेक्ट किया। अब हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे टोटल करंट निकाल लिया कि सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना है। तो आई टोटल इज V बाई आर टोटल। V कितना है 6 और R टोटल कितना है 24, तो ये कितना आ गया 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं कि सर्किट में सेम करंट फ्लो करती है, तो जो करंट तुम्हारा यहाँ फ्लो करेगा, जो करंट इस A1 से जाएगी वही करंट इस A2 से पास करेगी। तो और अमीटर क्या करता है, करंट को रीड करता है। तो मान लो यहाँ पे A1 ने रीड किया 0.25, यही करंट आगे गई, A2 ने भी कितना रीड किया 0.25। तो सिंस इन सीरीज करंट इज फ्लोइंग सेम थ्रू आउट द सर्किट, so current is 0.25 एम्पियर, so both ammeter read the same current। तो दोनों ammeter की रीडिंग का डिफरेंस पूछा है सेकंड पार्ट में, तो 0.25 minus 0.25 is 0 एम्पियर। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 में क्या बोल रहा है। 35 में एक डायग्राम गिवन है, रे डायग्राम कह रहा है द अबव इमेज शोन अ करेक्टिव मेजर्स ऑफ ए फॉर अ पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द डिफिशियंसी। सेकंड, ड्रॉ एंड लेबल अ रे डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द अबव केस बिफोर करेक्शन। ध्यान देंगे, इसमें देखो दो सवाल पूछे गए। सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये जो डायग्राम है वो जो हमारे पास ह्यूमन में, जो ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट, ठीक है, उसमें से ये कौन सा केस है, और अगर ये जो भी केस होगा उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, ये सारी चीजें। देखो ये जो डायग्राम है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो लाइट रे है वो फोकस कर रहा है रेटिना के इन फ्रंट में। ठीक है, लाइट रे कहाँ फोकस कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना पर करना चाहिए था बट इट्स फोकसिंग ऑन इन फ्रंट ऑफ रेटिना, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है, ये तुम्हारा केस बन जाता है मायोपिया का। ये किसका केस बन जाता है, मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम क्या था, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। तो इसके लिए हम करेक्शन क्या यूज करते थे, इसके लिए हम करेक्शन में यूज करते थे कनकेव लेंस को। किसका यूज करते थे, हम कनकेव लेंस को यूज करते थे। तो कनकेव लेंस को जब हम यूज करते थे तो उसके थ्रू क्या होता था, आप ध्यान देंगे, ये आपका डायग्राम इस तरीके से हो जाता था। मान लो यहाँ पे ये तो आपका आई लेंस है, ठीक है, तो यहाँ से ये मान लीजिए लाइट रे आ रही है, तो आप यहाँ पे करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते थे। कौन सी लेंस यूज करते थे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ से लाइट रे आएगी और ये डाइवर्ज कर जाएगी।
ये तो डाइवर्ज करती है, लेकिन चूंकि आगे आई लेंस कैसा है, ये डाइवर्ज कर रही है बट ये इसको कन्वर्ज करा है ना, तो ये वाला इस तरीके से। तो अब क्या, चूंकि कनकेव लेंस क्या करती है, लाइट रे को डाइवर्ज करती है, तो ये आगे तो जो फैल रहा है, बट ये ऐसा लग रहा है कि ये पीछे जो है कहीं पे, मतलब ये अगर मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये पीछे कहीं इस तरीके से आ रहा है, तो ये वाला केस है। तो कनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ द दिस डिजीज, है ना। तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हाँ, कह रहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम, अ स्टूडेंट मेक्स अ स्टेटमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन वाई, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन विथ रीजन इफ द स्टूडेंट क्लेम इज करेक्ट, एंड सेकंड आल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम, a student makes a statement that the magnetic field at x is stronger than y। अच्छा देखो, हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये हमारे पास बार मैग्नेट है, अगर ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, ओरिजिनेट करती थी बाहर की तरफ। नॉर्थ से आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, और साउथ में क्या होता है, टर्मिनेट होती है मैग्नेटिक फील्ड। और अंदर में साउथ से नॉर्थ होता है। तो अगर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, तरीके से लाइक दैट, तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से सब बाहर जा रहा है, यहाँ से सब बाहर जा रहा है, यहाँ से सब अंदर आ रहा है, ये सब बाहर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे सब टर्मिनेट कर रहे हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पे कहीं पे कोई पॉइंट है एक्स, यहाँ पे कहीं पे एक्स कोई पॉइंट है, और वाई यहाँ कहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स और वाई पॉइंट मार्क है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, या जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ट्रैफिक ज्यादा है ना, उस पॉइंट वहां पे अगर आप कोई पॉइंट को देखोगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी कैसी बात कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब एक्स और वाई में देखो, एक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज है, काफी डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इन कंपेरिजन टू वाई, है ना। तो इस चीज को हम यहाँ पे बता सकते हैं। दूसरा, ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क डायरेक्शन ऑफ द मैग, तो ये हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ कर दिया है। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है a student needs to make a 0.12 ohm resistor, she has some copper wire of 0.80 mm diameter, resistivity of copper is this। इसमें भी दो चीज निकालना है आपको, क्या क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ पे आपको निकालना है डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, एंड सेकंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर द 0.12 ओम रजिस्टर। देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे, तो इसमें क्या क्या डेटा गिवन है। एक तो आपका रेजिस्टेंस गिवन है 0.12 ओम। सपोज करो ये आपके पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस कंडक्टर का लेंथ एल है, और इसको हमने एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर रखा है। इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। The student needs to make a 0.12 ohm resistor. She has some copper wire of 0.80। ये जो इसका डाया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इसका डाया कितना है, दिस इज 0.80 mm है। If you want to convert in a meter, divide by 1000 और multiply by 10⁻³ एक ही बात है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है, कॉपर को हम रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है, दिस इज 1.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये इसकी रेजिस्टिविटी है। तो सबसे पहले हमें क्रॉस सेक्शन एरिया बताना है। तो चूंकि अगर आप देखो, जैसे अगर ये वायर है, तो अगर आप इसको इस साइड से देखोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सिलिंड्रिकल मतलब सर्कुलर शेप में है।
तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, और डायामीटर जो है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर बाई 2। तो रेडियस को डायामीटर के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पाई इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। नाउ we substitute all the value. Pi is 3.14, d diameter is 0.80 into 10 to the power minus 3 इसका स्क्वायर है, तो 2 बार लिख लो। डिवाइडेड बाई 4। इसको आप सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू गॉट इट। इन सारे डेटा को आप यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5024, दिस इज 0.5024 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया, इसका एरिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ, सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर द दिस मच रेजिस्टर। तो मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ उस पार्ट को। तो हम जानते हैं क्या, R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 0.12 ओम। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी इज 0. सॉरी रेजिस्टिविटी इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। लेंथ हमें बताना है और एरिया अभी हमने निकाला है 0.5024 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको सॉल्व कर लो, तो 0.12 इंटू 0.5024 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू लेंथ एल। तो यहाँ से एल कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.12 इंटू 0.5024 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अब इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3.349 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, कॉपर वायर। नेक्स्ट 36 37 हो गया। नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 38। देखो 38 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे। इसमें कह रहा है, ये देखो एक कैमरा बना के दिया हुआ है, उस कैमरा का जो अंदर का सेटअप है, इस कैमरे के अंदर का जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है द अबव इमेज इज दैट ऑफ अ डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर। देखो डीएसएलआर का फुल फॉर्म दिया हुआ है, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर कैमरा विच इज यूज टू टेक, ध्यान देंगे, विच इज यूज टू टेक हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ, which is used to take high resolution photograph. The second images of the above two is a schematic diagram of how an image is formed on the sensor of the camera. ठीक है, based on your understanding of the lenses answer the following question। देखो इसमें 3 सवाल आपको पूछ रहा है, A, B और C। ठीक है, अब C में देखो यहाँ पे ऑप्शन है, ध्यान देना। ऐसा मत समझना कि ऑप्शन या तो हम तीनों A B C कर ले या फिर डी अकेले कर ले, ऐसा नहीं है। आप ए और बी तो करोगे ही, ए और बी तो आपको करना ही है। आपके पास चॉइस सी और डी के बीच में है, बात समझ आ रहा है। आपके पास जो चॉइस है वो सी और डी के बीच में है, क्लियर है इतना बात। तो सी और डी के बीच में आपके पास चॉइस है, सी और डी दोनों पढ़ लेते हैं। सी में कह रहा है अ फोटोग्राफर इज यूजिंग अ डीएसएलआर कैमरा विथ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f is equal to 50 mm to take a close-up photograph of a small object. The lens projects an image onto camera sensor that is located 60 mm behind the lens. Calculate the object distance. That means the distance between the object and the lens. ठीक, और मैं कह रहा है कि या तो ये सी करो या अगर डी करना है तो डी में क्या बोल रहा है, a photographer is using a DSLR camera to take a picture of flower. The flower is positioned 150 mm away from the camera lens. Okay.
The actual height of the flower is 80 mm and the image height formed on the camera sensor is measured to be 20 mm. Calculate the focal length of the camera lens. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द डीएसएलआर कैमरा शोन इन द इमेज। आपको ये कौन सा लेंस दिख रहा है, सबको देख के पता चल रहा है कन्वर्ज भी करा रहा है और लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स। इसका आंसर क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड पार्ट यानी ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अब ध्यान से देखोगे तो इमेज कैसा बन रहा है, ये अगर ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, रियल है, एक्चुअल में लाइट रे मीट कर रही है, और इन्वर्टेड है, तो रियल और इन्वर्टेड बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, जैसा कि आमतौर पे होता है कॉन्वेक्स में, लेंस में। और उसके बाद सी पार्ट, सी में हमारे पास चॉइस है, ठीक है ना। देखो, अ फोटोग्राफर इज यूजिंग ए डीएसएलआर कैमरा विथ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ। साइन कन्वेंशन अभी यूज करेंगे, पहले हम डेटा लिख लेते हैं। फोकल लेंथ 50 mm टू टेक अ क्लोजअप फोटोग्राफ ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, द लेंस प्रोजेक्ट्स ऑन इमेज ऑन टू कैमरा सेंसर दैट इज लोकेटेड 60 मीटर बिहाइंड बिहाइंड द लेंस। कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यू तो हमें निकालना है, इसका मतलब v की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 mm। अब नाउ वी यूज द साइन कन्वेंशन प्रॉपरली। जब इसमें साइन कन्वेंशन लगाओगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका इमेज किधर बन रहा है, इमेज इधर कहीं बन रहा है। तो अगर ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है मान लो। अच्छा देखो, लेंस के केस में एक चीज और बता दो कि लेंस के केस में जो आप फोकल लेंथ कौन सा कंसिडर करोगे, तो जिस साइड इमेज बन रहा है ना, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस में मान लो हमारा ये, हम सपोज करो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता, ये ऑप्टिकल सेंटर होता, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता, तो एक लाइट रे यहाँ गई होती, यहाँ से ऐसे फोकस से पास करता, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ कट करता वहां इमेज बनता। अब एक बात बताओ, सारा डिस्टेंस तो हम लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, लेकिन लेकिन हमारा फोकल लेंथ वाला कौन सा फोकस ले, क्योंकि फोकस तो यहाँ भी है f1 2 f1, यहाँ भी है f2 2 f2। तो सर हम इधर वाला लें या इधर वाला लें, बेटा जिस साइड इमेज बना हो, जिस साइड इमेज बना हो उसी साइड का आप क्या करोगे, फोकल लेंथ आप क्या लोगे, आप फोकस भी उसी साइड का कंसीडर करोगे जिस साइड इमेज बना है। एक एनीवे, तो यहाँ पे आपका f कितना हो जाएगा, इमेज कहाँ बना, इस साइड। तो अगर ये और लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है तो इससे इधर लेफ्ट निगेटिव, राइट पॉजिटिव, राइट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फोकल लेंथ कितना है, 50। तो ओवरऑल ये कितना हो गया, +50 mm। अच्छा यू तो हमें अभी भी नहीं पता है, v कितना है, इमेज जो है हमारा कहाँ बन रहा है, 60 पे बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, 60 पर। ध्यान देना यहाँ पे, इमेज इज 60 mm, इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, राइट साइड। तो ये भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से देखोगे तो कितना हो गया, v इज ऑल्सो +60 mm। अब ध्यान देना यार यूनिट पे, यहाँ भी mm है, यहाँ भी mm है, तो हमारा जो u भी आएगा वो भी किस में आएगा, ऑफ कोर्स mm में आएगा। अगर आप इसको मीटर या सेंटीमीटर किसी में भी ले जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले mm को चेंज करेंगे उस पर्टिकुलर यूनिट में। तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि इसको मैं mm में ही रखूं, ऐसा कोई डिमांड किया नहीं है कि हमें सेंटीमीटर में बताना है या मीटर में बताना है। अगर किया होता तो पहले हम mm में सॉल्व कर देते हैं, फिर जो आंसर आता उसको हम मीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें पूछता उसमें कन्वर्ट कर देते, रेदर देन कि हम यहाँ कन्वर्ट करें। ठीक है, तो लेंस इक्वेशन कितना होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब v की वैल्यू कितनी है, 60 है, u कितनी है, 50 है। दिस इज इक्वल टू, सॉरी u तो पता ही नहीं है अपने को, u तो पता ही नहीं है, दिस इज 1/u, और f कितना है, 1/50, 50 mm 60 mm, इस तरीके से। तो यहाँ से क्या हम u निकाल सकते हैं, यस सर। तो कितना हो जाएगा, 1/60 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/u। 60 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 325, और 2 जीरो और लगा दो। ठीक है, नाउ तो यहाँ से एक देखो, इसको कैसे करोगे, 60 से 3000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल,
50 हो जाएगा 50 माइनस, सिमिलरली एक 0 से 0 गया, 5 6 60 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2। नाउ अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 60 हो गया 10 डिवाइडेड बाई 3000, दिस इज इक्वल टू 1/u, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, 1/u इक्वल टू 1/300 हो गया, तो u की वैल्यू कितनी हो गई 300। वही मैं बोलता हूँ बार बार, ये नहीं कि 1/u पे ही छोड़ दिया, अब 1/u आया 300 से 1 में डिवाइड मत करने लगना, 1/u इज 1/300, जस्ट रेसिप्रोकल इट मैन, u इक्वल टू 300 mm है तो mm में, वो भी प्लस का, सॉरी कुछ गड़बड़ है, अच्छा -10 होगा ना, सॉरी माइनस, वही मैं सोच रहा था -10, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u कितना आ गया, u इक्वल टू आ गया तुम्हारा माइनस का 300 mm, आना भी निगेटिव में था क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगर ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है तो इससे लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है, तो माइनस आना चाहिए था, और कितना आ रहा है 300 mm। ठीक है, अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं एक बारी, और वाले पार्ट को थोड़ा अच्छे से करते हैं, इसमें नेक्स्ट पेज पे देख, तो यहाँ पे हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी का और वाला सेक्शन, तो और वाले सेक्शन में ध्यान देंगे, क्या बोल रहा था, मैं एक बारी क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। हाँ, इसमें देखिए कह रहा है, अ फोटोग्राफर इज यूजिंग अ डीएसएलआर कैमरा टू टेक अ पिक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है भाई, वो डीएसएलआर कैमरा से किसी फ्लावर की फोटो ले रहा है, फिर कह रहा है द फ्लावर इज पोजीशनड 150 मीटर अवे फ्रॉम द कैमरा लेंस, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कौन हो गया, फ्लावर, वो कहाँ पे रखा हुआ है 150 अवे फ्रॉम द कैमरा लेंस, यानी कि जो u की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, माइनस का 150 हो गया, ठीक है, अच्छा हमें u मिल गया माइनस का 150, पहले हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 150 mm, ठीक, अब कह रहा है आगे, द एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर इज 80 mm, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो कितना है 80 mm है, फिर पढ़ो, एंड द इमेज हाइट अराउंड ऑन फॉर्म्ड ऑन द कैमरा सेंसर इज मेजर टू बी 20 mm, इसका मतलब कि जो इमेज की हाइट है, मतलब जब हमने फोटो लिया, तो जब हमने लेंस के थ्रू फोटो लिया, जब हमने फोटो देखा तो उसके थ्रू वो कितना दिख रहा था, तो हाइट उसकी कितनी है 20 mm, हाइट ऑफ इमेज इज 20 mm। फिर कह रहा है एंड द इमेज हाइट 40, ठीक है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा लेंस, हमें क्या निकालना है, हमें फोकल लेंथ निकालना है स्मॉल f, तो सबसे पहले देखो यार, यहाँ पे फोकस लेंथ निकालने के लिए, जैसे लेंस इक्वेशन अगर हम यूज करें तो वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब मान लो कि अपने पास v भी नहीं है बट u है और f निकालना ही है, भाई लेंस इक्वेशन अगर आप यूज करते हो तो क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, यस सर। तो अब इसमें मान लो तुमको u तो पता है, f निकालना ही है और v पता ही नहीं है ना, तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन लेंस में क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ लेंथ इज m इज इक्वल टू, लेंस है ये, है ना, लेंस है तो लेंस में कितना होता है प्लस का v/u, अब v हमारा यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन, और अच्छा इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लेट्स स्टार्ट, तो मैग्निफिकेशन, हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, ठीक है, तो ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, देखो
मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है लेंस में, एक है प्लस टाइम्स v बाई यू और एक है तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर आप ध्यान दो तो मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले हैं, हम दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा v बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू इमेज का हाइट कितना है 20 mm और उसके बाद u यानी कि सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 80 mm। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, यहाँ पे v बाई यू किया हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट कितनी थी 20 mm और ऑब्जेक्ट का कितना है 80 mm। तो v बाई यू की वैल्यू कितनी होगी 1/4। v बाई यू इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब u की वैल्यू गिवन है 150। हाँ, अब यहाँ पे देखो v बाई यू की वैल्यू कितनी है, v बाई यू की वैल्यू में v तो नहीं पता है बट u की वैल्यू कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -150 एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। तो अब ध्यान देना यार, v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये v की वैल्यू आ जाएगी 37.5 मीटर। ये आ गया v हमारा mm में आ जाएगा ना, चूंकि सब mm में लिया हुआ ये भी किस में। ध्यान देंगे तो इसमें जो डेटा गिवन था उस भी पे हमने मैग्निफिकेशन का ये इक्वेशन यूज किया। v बाई यू इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब v बाई यू इक्वल टू ये, ठीक है, तो 20 mm बाई 80 mm, तो ये कितना हो गया v बाई यू इज 1/4। v बाई यू, u की वैल्यू कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 1/50, दिस इज इक्वल टू 1/4। ये आ गया और ये कितना आ गया 37.5 mm। अब हम अगर क्वेश्चन पे देखें तो कह रहे हैं एंड द इमेज हाइट फाउंड ऑन द इतना, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा लेंस। हमें कैमरा लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान देंगे, अब आपका ही निकल चुका है, ध्यान देना। अब नेक्स्ट हमारा भी कितना आ चुका है, और यू अपने को पता ही है। ठीक है, तो अब लेंस इक्वेशन यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ निकालना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज 37.5 u। ठीक है, साइन कन्वेंशन कितना था इसका। अच्छा एक चीज ध्यान देना यार, मैग्निफिकेशन हमने सॉल्व किया, v बाई यू इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को ये किया, v बाई यू की वैल्यू इतनी है को कंपेयर किया। ठीक है, v कितना है, u कितना है -150 है, ये कितना हो गया, v की वैल्यू -37.5 होगी। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके f की वैल्यू बता सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या हम f की वैल्यू बता सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। 39 में आप देखो, 39 में यहाँ पे सवाल है, कह रहा है द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर शोन इन द अबव फिगर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, द पावर डिसिपेशन इन द 100 ohm resistor is 18 watt, calculate the current in the circuit।
the reaching in the volume, the reading in the voltmeter V2, the reading in the voltmeter V1. देखो यार, इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से समझें तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये करंट यहाँ ऐसे चल के आएगा, यहाँ पे आकर के ये बाइफरकेट वगैरह होगा। तो वी कैन डू वन थिंग कि सबसे पहले जो है हम इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो करंट भी नहीं पता आपको ना, पावर डिसिपेशन लेकिन गिवन है। पावर डिसिपेशन कितना है? पावर डिसिपेशन है आपका 100 ओम, रेजिस्टर इज 81 वाट। देखो एक फॉर्मूला हम जानते हैं होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब जो डेटा गिवन है उसको देखना जरा। सबसे पहले जो हमारा, अच्छा 100 ओम के लिए कितना करंट होगा, हम क्या सर्किट से देख सकते हैं हाउ मच करंट इज फ्लोइंग फॉर द 100 ओम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू P बाई आर। पावर इज आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर इज P बाई आर। तो थोड़ा ठीक करके लिखो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P बाई आर। नाउ अंडर रूट ऑफ P का वैल्यू कितना है, पावर कितना गिवन है 81 वाट। रेजिस्टेंस कितना हम ले लेंगे 100, रेजिस्टेंस इज 100 ओम। ध्यान देंगे यहाँ पे ये कितना 100 ओम है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। आई इक्वल टू अंडर रूट 81 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से हमें 100 ओम की करंट आ जाएगी। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख दो, अंडर रूट 81 बाई 100 है, दिस इज 0.81, यानी कि ये कितना हो गया 0.9 एम्पियर। सबसे पहला तो यही कहा था कैलकुलेट द करंट इन दिस सर्किट, कैलकुलेट द करंट इन दिस सर्किट द रीडिंग ऑफ दिस। तो ये हमारा करंट आ गया कितना 0.9 एम्पियर। तो अब हमारा वोल्टेज कितने, देखो यहाँ पे 25 ओम और 25 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पैरेलल वाला वोल्टेज होगा, तो इसमें कितना जाएगा, जो 100 ओम वाला रजिस्टर है, जो करंट उसमें जा रही है वही इसमें जाएगी। तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड, आप लोग सॉल्व करो, तब तक इसको सॉल्व करते रहिए आप लोग। देखो तो आपका सॉरी, तो जो वोल्टेज है पैरेलल में वो कितना हो गया। सो नाउ द वोल्टेज इन पैरेलल इज, देखो ये 25 ओम 25 ओम तो पैरेलल में है ना, तो इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो करंट आ रहा है आपका V इक्वल टू आई आर हो रहा है। तो जो 100 ओम में करंट जा रही है, आई 100 इंटू जो रेजिस्टेंस है 100 ओम के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी हमने करंट कितना निकाला 0.9, और 100 ओम के अक्रॉस हमारा रेजिस्टर कितना होगा, ऑब्वियसली 100, ये 0.9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 90 वोल्ट, ठीक है। अब सिमिलरली
हम यहाँ पे करंट निकाल लेंगे 25 में। ये समझ में आ रहा है ना? कह रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर शोन इन द दिस इज टुडे द बैटरी द पावर डिसिपेशन इन द 100 ओम रजिस्टर। देखो ये जो 100 ओम है इसमें पावर डिसिपेट हो रहा था 18 वाट, तो यहाँ से जो करंट आएगा वो इसमें जाएगा, है ना? तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब ये करंट आगे जाएगी तो आगे जाने के बाद दो जगह डिवाइड होगी, 25 और 25 में, तो दोनों जगह डिवाइड होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम करंट निकाल ले रहे हैं कि दोनों 25 में कितना करंट होगा। ठीक है, हालांकि पैरेलल में करंट अलग अलग होगा बट रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो 25 ओम वाले में कितना करंट आएगा, I25। करंट कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना होता है V बाई आर। V कितना है यहाँ पे, व्हाट इज द V? V अभी हमने निकाला था, कितना था, हाँ अभी हमने पैरेलल का भी निकाला था ना यहाँ पे। हाँ, पैरेलल में भी कितना आ रहा था, 90 वोल्ट। पैरेलल में भी कितना आ रहा था, 90। तो यहाँ पे हम कितना रख दें पैरेलल में भी को, 90 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, वेयर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 25 है ना, रेजिस्टेंस इज 25। तो ये आपका आता है 3.6 एम्पियर। कितना आ रहा है, 3.6 एम्पियर। अब इसके बाद, अच्छा अगर इस वाले 25 में तो यहाँ भी तो सेम ही होगा, है ना? तो हम टोटल क्या कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल करंट कितना हो जाएगा, यहाँ से जो करंट गई है वो दो जगह डिवाइड हुई है, फिर आगे जाकर के एक ही हुई है। टोटल करंट हमारे पास है 0.9 और ये 3.6। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 4.5 एम्पियर। कितना आ रहा है, 4.5 एम्पियर। तो अब वोल्ट मीटर की रीडिंग बताना है, तो सबसे पहले वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग कितनी होगी, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे होती है, टोटल वोल्टेज, देखो वोल्ट मीटर 1 कहाँ है, यहाँ पे है। तो वोल्ट मीटर 1 के करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल करंट, है ना, जो भी यहाँ पे टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस अक्रॉस 20। तो इतना हो गया दिस। तो V1 इज इक्वल टू पैरेलल वोल्टेज पैरेलल वोल्टेज प्लस, अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था, पैरेलल वोल्टेज हमने निकाला हुआ है और वहां पे कितना है, प्लस V2। पैरेलल वोल्टेज कितनी थी, 90, और वो V2 कितना आया था हमारा, लेकिन पहले में तो V2 बताना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले V2 की रीडिंग निकाल लो। V2 की रीडिंग कितनी हो जाएगी, तो V2 का तो सिंपल है, टोटल करंट कितना था 4.5। ठीक है, टोटल करंट इज 4.5 और इसमें हमने कितना लिया है, आर की वैल्यू कितनी है, 25। तो दिस इज 112.5 वोल्ट। अब इसको उठा के यहाँ रख दो तो कितना हो जाएगा, तो इनको आप ऐड करो, इसको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना, है ना, और जो आएगा वो तुम्हारा इसका, अब ये जो इसका बी पार्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 39 है का जो बी पार्ट है इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या बोल रहा है, लेट्स सी।
देखो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास, ध्यान देंगे, आपके पास 240 वोल्ट S1 S2 S3 है। ये एक सर्किट गिवन है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ थ्री सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स। अच्छा, ए बी एंड सी, ये जो तीनों ए बी सी दिख रहे हैं हीटिंग एलिमेंट है, कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर एबव। जितने भी हीटिंग एलिमेंट है उन सबकी रेटिंग कितनी है, 1.2 किलो वाट है और 240 वोल्ट है। एंड द सर्किट इज कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट सप्लाई। सर्किट जो है 240 वोल्ट पे सप्लाई है। पहला कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट, कोई भी एक हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस बताइए, ठीक है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, ओके, एंड कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस A व्हेन S1 S2 एंड S3 आर क्लोज्ड। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है हीटिंग एलिमेंट का। तो रेजिस्टेंस हम बता सकते हैं, बिल्कुल। तो पहला आंसर हमारा P इक्वल टू कितना होता है, V² बाई R। कितना पावर है ध्यान देंगे, 1.2 किलोवाट का पावर है, रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज V² बाई P। अब देखो यार V कितना है, वोल्टेज कितना गिवन है, 240 वोल्ट है, का स्क्वायर है तो हमने दो बार लिख लिया। पावर कितना गिवन है, 1.2 किलोवाट, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200। ये जीरो से ये जीरो गया, इससे ये गया, 12 से 24 गया दो बार में, ये कितना हो गया, 48 ओम। हाउ मच दिस इज, 48 ओम। तो रेजिस्टेंस तो हमारा आ गया। सेकंड, कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन S1 एंड S2 आर क्लोज्ड। देखो जब S1 और S2 क्लोज्ड हो रहा है तो करंट बताना है ईच रजिस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा S1 स्विच था हमारा, फिर बोल रहा है S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, ओके। ये यहाँ से ऐसे आया, S2 को भी क्लोज कर दिया गया। S1 S1, फिर मैं इसको S2 और फिर S3। तो कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S2 आर क्लोज्ड। तो S1 और S2 क्लोज्ड है तो इसको तो ओपन ही रखो। S1 और S2 क्लोज्ड है, यहाँ से जो करंट निकलेगा ये करंट यहाँ आएगा, यहाँ आके कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, जो इसमें जाएगा वो यहाँ तक जाएगा। इसके बाद इसके साथ एक नॉर्मल वायर कनेक्टेड है पैरेलल में, तो वो इसको बाईपास। तो नाउ अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, करंट बताना है, तो ठीक है हम निकाल लेंगे। तो करंट कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 240 वोल्ट की सप्लाई थी। करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, हमें तब बताना है जब हमारा S1 और S2 क्लोज्ड है। ध्यान देना यार, S1 को क्लोज कर दिया, S2 को क्लोज कर दिया, जो करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के आएगी वो यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ जाने के बाद इधर तो जाएगी नहीं, यहाँ जाने के बाद उसको एक ये वाला रास्ता दिखा शॉर्ट सर्किट वाला, तो करंट इससे ना पास कर, इससे ऐसे जाएगी और वापस चली जाएगी। मतलब वो बी को बाईपास कर देगा। क्योंकि जब मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे मान लो कोई रजिस्टर है और उस रजिस्टर के पैरेलल में हम एक वायर लगा दे, तो अगर कोई करंट आ रही है तो वो पूरी करंट जो इधर जा रही थी वो ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करंट कितना हो जाएगा रजिस्टर में, देख लेते हैं।
तो वोल्टेज हमारा गिवन है और इसके रजिस्टर के नाम पे सिर्फ एक ही है हमारे पास, कितना 48, तो हमारा कितना, अच्छा 20 है तो करंट बाई पास कर जाएगी। तो जब S1 और S2 क्लोज्ड है, when S1 and S2 are closed, current I is equal to, रेजिस्टेंस अभी कितना आया था 48, तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन, करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द पावर, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए, कहाँ है, ओके, पावर अक्रॉस ए बताना है। जब S1 S2 S3 तीनों क्लोज्ड हो, हमने इसको भी मान लो क्लोज कर दिया नेक्स्ट टाइम में, तो कितना पावर जो है ये जनरेट करेगा, ये हमें बताना है। हमें ए के अक्रॉस पावर बताना है और जब तीनों क्लोज्ड है, व्हेन ठीक है, तो ये कितना होगा जब तीनों क्लोज्ड हो जाएगा, तो तुम्हारा पावर कितना हो जाएगा, पावर एट ए, ठीक है। देखो S1 क्लोज्ड है, S2 क्लोज बाईपास कर गई, यहाँ से जो करंट है इधर चली गई, कुछ करंट जो इसमें थी वो डायरेक्ट निकल गई, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर बाई आर ए। भी कितना गिवन है पढ़ना जरा, है ना 240, 240 वोल्ट है ना। दिस इज इक्वल टू 240 का स्क्वायर मीन्स 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द ए के कितना है 48 है ना। तो जब आप तो सॉल्व करोगे, ट्वेल्व 1200 वाट किलो में कन्वर्ट करना हो तो कितना हो जाएगा, इतना किलो वाट हमारा हिट बन, बताइए समझ आया, ओके। सो तो ये था आपके पूरे फिजिक्स के, हमने जो गुड क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने आपको सॉल्व कराया, ठीक है। और आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे कैसे सॉल्व कराया है ना। यूनिट का ध्यान अच्छे से रखेंगे, है ना। अगर आप ऑप्टिक्स के सवाल कर रहे हो लेंस या मिरर का, तो आप साइन कन्वेंशन यूनिट इसका ध्यान रखेंगे। जब आप रजिस्टर वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहेंगे। तो आपको जो है थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने अच्छा प्रिपरेशन किया है, आप जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाए, जो भी होगा सब अच्छा होगा, है ना। हो सकता है शुरू में कुछ सवाल ना भी बने तो आपको परेशान नहीं होना है, लास्ट तक एग्जाम हॉल में आपको फाइट करना है। तो वंस अगेन, वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है। और आप जल्दी से एग्जाम अच्छे से दीजिए, एग्जाम अच्छे से एग्जाम वगैरह देने के बाद, है ना, अच्छे से अच्छे अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो जाइए। उसके बाद आप जो है आगे के बारे में सोचिए कि आगे आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, नीट में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी आप इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आप जो है SRNG में अल्फा प्लाजा अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा में आकर के आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट जेई, है ना। तो
Okay, so once again, Khagesh this side, and I wish you all the best. Signing off. ठीक है? Okay.